रिसर्च टॉपिक की सिलेक्शन हमेशा ही कंफ्यूज कर देने वाली होती है, क्योंकि अगर हम किसी से गाइडेंस लें तो हमें यही गाइड किया जाता है कि आपने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है और फिर इसको नैरो डाउन करते जाना है, तो एट द एंड आपके पास टॉपिक आ जाएगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट किस में है और हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, हमें यही समझ नहीं आ रहा होता। सो लेट्स क्रैक इट। आपने सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर everywhere, in the ocean, in the city, in the forest, in the polar region, or even in the gut of human being. हर जगह ही माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। तो बस इस बेसिक प्रिंसिपल को याद रखते हुए ही टॉपिक सिलेक्ट करना है। अगर आपका इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल साइड पर है तो हम सॉइल सैंपल की कलेक्शन करके देख सकते हैं कि सॉइल के अंदर कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के लिए कौन से माइक्रोब्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कौन से ऐसे पैथोजेनिक माइक्रोब्स मौजूद हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि कौन से ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं। सॉइल के अलावा इन्वायरमेंट से आप एयर की क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ, माइक्रोब हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद होते हैं। तो रिसेंटली ही अगर देखा जाए तो हर साल ही सर्दियों में ये मसला होता है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा फॉग होती है, जिसकी वजह से वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुतासिर होती है, क्योंकि फॉग की वजह से बहुत से लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इस फॉग में कौन कौन से माइक्रोब्स मौजूद हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हो। आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो एयर बिफोर फॉग, आफ्टर फॉग और हाई विंड कि कौन से माइक्रोब्स जो फॉग से पहले एयर में मौजूद थे, फॉग के बाद कितना माइक्रोबियल काउंट बढ़ा है और हाई विंड में कितने माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इस तरह से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट मीडियम प्लेट में आपको एयर बिफोर फॉग में ज्यादा माइक्रोबियल काउंट नजर नहीं आ रहा, जबकि फॉग के बाद माइक्रोबियल काउंट बढ़ा है और हाई विंड में तो बहुत ज्यादा ही माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। एयर के अलावा आप वाटर सैंपलिंग भी कर सकते हो। वाटर की क्वालिटी को भी चेक किया जा सकता है कि हमारे टैप वाटर, पॉन्ड वाटर और ब्रांड वाटर में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। क्या हम महंगे दामों बिकने वाला ये पानी जो इस्तेमाल करते हैं मिनरल वाटर के नाम से, क्या ये वाकई ही प्योर होता है या फिर इसको भी आम टैप वाटर से फिल करके बेचा जाता है। तो इनकी प्योरिटी को भी आप चेक करने के लिए सैंपल ले सकते हो और इस तरह से तीनों का भी कंपैरिजन कर सकते हो। या चाहें तो आप कुएं का पानी लेके उसमें भी देख सकते हो कि उसका माइक्रोबियल काउंट क्या है, वहाँ पर कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज मौजूद हैं। और कहीं आप ब्रांडेड वाटर पे जो अपना पैसा जाया कर रहे हैं वो बेकार ही तो नहीं जा रहा। पैसों से याद आया, आप पैसों के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो। अब ये कैसे? पैसे जिसमें नोट्स और कॉइन्स दोनों ही शामिल हैं, इनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें कोई भी चीज चाहिए होती है तो उसको खरीदो फरोख्त के लिए हम इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करते हैं। ये पैसे एक इंसान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से ट्रांसफर हो रहे होते हैं और न जाने किन किन हाथों से गुजरकर ये हम तक पहुंचे हुए होते हैं या किस किस इन्वायरमेंट के थ्रू ये हम तक पहुंच रहे होते हैं। तो उस एनवायरनमेंट या हाथों से भी बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इससे ट्रांसफर होकर हम तक पहुंच सकते हैं। तो आप इन नोट या कॉइन्स की माइक्रोबियल स्पीशी के लोड को भी काउंट कर सकते हो, जिसके लिए आपको ये करना होगा कि जो भी आपने पर्सन सेलेक्ट करना है, जैसे कंडक्टर आप सेलेक्ट कर लेंगे, डिफरेंट कंडक्टर या शॉपकीपर से आपने नोट्स लेने हैं। उनको देने के लिए आपके पास उतने ही अमाउंट का नोट होना चाहिए जो आप उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे अदा कर सकें। उसके बाद उनसे ये रिक्वेस्ट करें उनका वो नोट जो आप उनसे ले रहे हैं वो आपको सैंपल बैग में डालकर दे दें। फिर आप उस सैंपल बैग को लेकर आओगे लैब में, वहाँ पर इन नोटों का बना दोगे कचूहर, इनको होमोजेनाइज करोगे और फिर इसका माइक्रोबियल लोड काउंट कर लोगे आफ्टर कल्चरिंग। तो आपको पता चल जाएगा कि इन नोट पर कितने खूबसूरत खूबसूरत डेंजरस बैक्टीरियाज मौजूद हैं। खूबसूरती की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ब्यूटी पार्लर्स को कैसे भूल सकते हैं।
ब्यूटी पार्लर्स में जहाँ पर मेकअप और दूसरे ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत से लोगों पर एक ही मेकअप या प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इससे भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के ट्रांसफर होने का खदशा होता है। तो आप देख सकते हो कि ब्यूटी पार्लर्स में इस्तेमाल की जाने वाली मेकअप की प्रोडक्ट्स या वहाँ के ब्रशेस, स्पंज वगैरह पे कितना माइक्रोब्स मौजूद हैं। तो इसके लिए उन पार्लर्स वालों का कंसेंट चाहिए होगा। आपने उनको जाकर बताना है कि हम इस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ में ये श्योरिटी भी देनी है कि आपके पार्लर का नाम कहीं नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने उनके पार्लर का नाम लिखने का उनसे कह दिया तो वो तो आपको धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाल देंगे कि हमें बदनाम करने आए हैं। और सिर्फ उनको बताना नहीं है, बल्कि उनके पार्लर का नाम वाकई ही सीक्रेट में रखना भी है। आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट ब्रशेस वगैरह से सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, या फिर लिपस्टिक्स या दूसरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सैंपल कलेक्ट करके लाके उनको लैब में चेक कर सकते हो। ब्यूटी सैलून्स की बात कर रहे हैं तो हम मेन सैलून्स को कैसे भूल सकते हैं। मेन सैलून्स या बार्बर शॉप जहाँ पर हेयर कट किया जाता है या हेयर स्टाइलिंग की जाती है, तो उन हेयर स्टाइलिंग या हेयर कटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट के ऊपर भी बहुत से माइक्रोब्स मौजूद होंगे। तो आप उन माइक्रोब्स को भी स्टडी कर सकते हो। इसी तरह से रोड साइड बार्बर के भी पास जाकर आप उनसे सैंपल ले सकते हो कि वो जो रेजर या उस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सैंपल लो और उसको कलेक्ट करो और देखो कि उस पे कितने जरासीम या पैथोजेनिक स्पीशीज मौजूद हैं। हेयर्स की बात कर रहे हैं तो हम डैंड्रफ को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, डैंड्रफ जो कि फंजाई की एक किस्म होती है और बेशतर ह्यूमन हेयर्स में पाई जाती है। तो आप इस खुश्की पर भी रिसर्च कर सकते हैं। आप डिफरेंट लोगों से उनकी खुश्की के सैंपल को कलेक्ट करके उनको लैब में चेक कर सकते हैं। डिफरेंट ऑयल्स की इस खुश्की के अगेंस्ट एक्टिविटी को देख सकते हैं, या फिर डिफरेंट शैम्पूज की भी आप एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि कौन सा शैम्पू इस खुश्की के अगेंस्ट यूजफुल है। और उसके अलावा आप होम रेमेडीज को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि लहसुन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है खुश्की के लिए, तो आप लहसुन की एक्टिविटी को भी चेक कर सकते हैं। लहसुन की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो किचन में मौजूद दूसरे मसालों की तरफ चलते हैं और बात करते हैं दूसरे मसाला जात की, जिनमें स्पाइसेस शामिल हैं। मिर्चें, काली मिर्चें, जीरा, धनिया, पुदीना वगैरह। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं अगेंस्ट माइक्रोब्स। इनकी बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को देखा जा सकता है अगेंस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इनको आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट देख सकते हो कि ये कितने परसेंट माइक्रोब्स को किल करने की सलाहियत रखते हैं। या फिर आप एक कंपैरिजन ये भी कर सकते हैं कि कुछ स्पाइसेस या हर्ब्स की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को चेक करें और दूसरी की तरफ कुछ एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी को चेक करें और कंपेयर करें कि एंटीबायोटिक कितने परसेंट बैक्टीरिया को किल कर रही हैं, कितने बेनिफिशियल है स्पेसिफिक माइक्रोब की स्पीशी के अगेंस्ट, और ये स्पाइसेस वगैरह जो हैं ये किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, इनकी क्या एक्टिविटी है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक माइक्रोबियल स्पीशी। तो अब हम फूड साइड पे आ ही चुके हैं, तो बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियां जिनको हम एज सैलेड खा रहे होते हैं, इन सब्जियों के ऊपर भी बहुत से माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल ना करें तो ये आपको बीमार कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि एज अ सैलेड जिन वेजिटेबल्स को हम इस्तेमाल करते हैं उन पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रोब्स को भी स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी स्पीशी इन पर मौजूद है। क्योंकि ये सब्जियां हम तक ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच रही होती हैं, तो इन्वायरमेंट की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या किसी और दूसरी वजह से भी माइक्रोब्स इन पर आ सकते हैं। और कैसी कैसी पैथोजेनिक स्पीशीज या स्ट्रेन्स इनके ऊपर मौजूद होंगी वो आपको स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा। सब्जियों के बाद बात कर ली जाए कुछ मीठे की, तो बात करते हैं हम हनी की। शहद के बारे में कहा जाता है कि इसमें शिफा है, तो आप शहद को स्टडी कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स या प्रोबायोटिक्स की स्पीशी मौजूद हैं। आप खुला मिलने वाला शहद और ब्रांडेड शहद का कंपैरिजन भी कर सकते हो और देख सकते हो कि उनकी क्या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है और वो किस तरह से बेनिफिशियल हैं, कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रोबायोटिक्स की स्ट्रेन्स इनमें पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जूसेस की। जूसेस जो आम ठेलों पे और ब्रांड्स की फॉर्म में भी हमें मिल जाता है, तो इन जूसेस का भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठेलों से जूसेस के सैंपल ले सकते हैं और ब्रांडेड जूसेस के पैकेट्स जो होते हैं
उनको भी कंपेयर कर सकते हैं कि इनके अंदर कौन सी स्पीशी है, क्या ये वाकई प्योर है, इनके अंदर कोई माइक्रोबियल स्पीशी मौजूद नहीं है, या फिर हम इनसे सेहत हासिल करने के बजाय बीमार हो सकते हैं क्योंकि ये हाइजीनिक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इन्वायरमेंट के या बर्तन के साफ ना होने की वजह से इनके अंदर पाए जाने वाले माइक्रोब्स हमारे अंदर जाके हमें बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं कि हम दूध और दही में पाए जाने वाले माइक्रोब्स को स्टडी कर सकते हैं। दूध के बारे में कहा जाता है कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसके अंदर बहुत सी प्रोबायोटिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अगर दूध को अनहाइजीनिक वे में ट्रांसफ़र किया जाए तो इसमें पैथोजेनिक स्ट्रेन्स के मिलने का भी खदशा जाहिर होता है, या अगर जानवर बीमार हो तो तब भी दूध कंटेमिनेट होने के चांसेस होते हैं। दूध कैसे कंटेमिनेट हो सकता है? अगर किसी जानवर को मस्टाइटिस हो, बोवाइन मस्टाइटिस, तो उसकी वजह से भी दूध कंटेमिनेट हो जाएगा। बोवाइन मस्टाइटिस की 2 टाइप्स होती हैं, एक को क्लिनिकल मस्टाइटिस कहा जाता है और दूसरी को सब क्लिनिकल मस्टाइटिस कहा जाता है। क्लिनिकल मस्टाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मीन्स के मेमोरी ग्लैंड पे रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, डिस्फंक्शन के असरात नज़र आते हैं, जबकि सब क्लिनिकल मस्टाइटिस में इस तरह के कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते पर मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। तो मस्टाइटिस मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट करती है। मस्टाइटिस किस वजह से हो सकती है? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसकी वजूहात में शामिल हैं, जिनमें इन्वायरमेंटल पैथोजन और इन्फेक्शियस पैथोजन शामिल हैं। इन्वायरमेंटल पैथोजन में इकोलाई शामिल है, जबकि इन्फेक्शियस पैथोजन में स्टैफ ऑरियस एंड स्टैफ एगेलेक्टी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा फिजिकल ट्रॉमा भी बोवाइन मस्टाइटिस की एक बड़ी वजह है। अगर आप चाहें तो आप सिंपल ही मिल्क की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि किसी फार्म पर जाएं और वहाँ पर जाके उनके जो भी ऑनर हैं उनसे पूछ लें कि कौन से ऐसे आपके पास जानवर हैं जो पहले अच्छा दूध देते थे और अब उनकी मिल्क की प्रोडक्शन में कमी आई है, या मिल्क की क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही। तो आप डिफरेंट मस्टाइटिस के एनिमल्स को भी स्टडी कर सकते हो और फिर स्टडी के बाद आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी एंटीबायोटिक इनके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। तो आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हो कि इन एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट्स के बाद आपका एनिमल सेहतमंद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिठाइयों की। मिठाइयाँ जिनमें गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, पेड़े और न जाने क्या क्या शामिल है, इनमें भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि डिफरेंट स्वीट्स शॉप्स की स्वीट्स को स्टडी कर सकते हो, या फिर डिफरेंट वैरायटीज़ को भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर आपने 5 शॉप्स को सेलेक्ट किया है या 10 या 15 शॉप्स को 3-4 एरियाज़ की, तो उन शॉप्स की एक ही वैरायटी ले लें गुलाब जामुन, सारी गुलाब जामुन का आप टेस्ट कर लें। या फिर ये भी हो सकता है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पेड़े, इनकी आप वैरायटीज़ को लें और उनमें आप देखें कि कौन कौन से माइक्रोब्स वहाँ से आइसोलेट हो रहे हैं, कहाँ की मिठाई अच्छी है और कहाँ की मिठाई में आपको पैथोजेनिक स्ट्रेन मिली हैं। तो आपको हाइजीनिक क्वालिटी का भी यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा।